नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बात विपक्ष की कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में गुमनाम हो रहे विपक्ष के मुद्दों को उठाना है। हालांकि हम वर्तमान सरकारों के द्वारा अच्छे कामों का भी जिक्र करेंगे और इस कार्यक्रम में हम समय समय पर कुछ मेहमानों को भी शामिल करते रहेंगे। आपको बता दें कि देश में कई ऐसे मजबूत मुद्दे हैं जिन पर आज बात होना बंद हो गई है या फिर उन मुद्दों पर बात ना के बराबर होती है। विपक्षी सरकारों का अपना एक अलग तंज है और वो तंज ये है कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या वास्तव में उनकी आवाज को दबाया जा रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब ऐसे में वर्तमान सरकारों की हम बात करें तो सरकारों की तरफ से साफ किया जाता है कि समस्या कोई भी हो, हम उस समस्या को दूर करने के लिए भरकस प्रयास करते हैं या कर रहे हैं, जिससे कि उस समस्या को दूर किया जा सके। फिलहाल काफी कुछ है बात करने को लेकर, तो आज हम शुरुआत करेंगे अपने कार्यक्रम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से, क्योंकि लगातार जिस तरीके से घटनाक्रम बदल रहा है और जिस तरीके से विपक्षी एकता को जोड़ने की बात कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने की थी। उन्होंने कहा था कि हमें देश को बचाने के लिए 2024 में भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत बनाना चाहिए। केसीआर ने नवनिर्मित एकीकृत जिला कार्यालय परिसर का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि बुद्धिजीवी युवा और अन्य देश को भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे से बचाना होगा। उन्होंने कहा कि आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि भाजपा के नेतृत्व वाली इस केंद्र सरकार को आगामी चुनाव में हटा देना चाहिए और किसानों की सरकार को वापस से दोहराना चाहिए। तो एक तरफ से स्थिति साफ है कि जिस तरीके से केसीआर का ये वक्तव्य करीब 4 महीने पहले का, ये मैं जिक्र कर रहा हूं इस घटना की, क्योंकि पूरी जो कहानी है केसीआर से जुड़ी हुई, पूरी जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो इस मुद्दे से शुरुआत होती है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से केसीआर कहते थे कि हम विपक्षी एकता को जोड़ने का काम करेंगे, हालांकि उन्होंने विपक्ष को जोड़ने के लिए कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात भी की। उन नेताओं में मुलायम सिंह यादव भी शामिल हैं, लालू प्रसाद यादव भी शामिल हैं, अखिलेश यादव का भी जिक्र हम करेंगे। और इसके बाद में जो है शरद पवार को, एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी उनकी मुलाकातें जो है हम सभी ने देखी थी। उन्होंने आगे कहा था कि गोलमाल प्रधानमंत्री मोदी सब झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक टैग दिया और उस टैग में उन्हें गोलमाल शब्द का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में किसानों द्वारा केवल 20.8% भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जा रहा है, यानी कि पूरे देश में किसानों के द्वारा 20.8% जो है भूमि को किसानों के द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। मतलब कि साफ था कि किसानों, जो अन्नदाता हम जिन्हें कहते हैं, उनके ही द्वारा देश के जगह जगह तक, अन्य अन्य राज्यों में, देश के बाहर भी अन्न को पहुंचाया जा रहा है। किसानों द्वारा उपयोग की जाने वाली बिजली की लागत केवल 1.45 लाख करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि हमें भाजपा की मोदी सरकार को हटा देना चाहिए, जो किसानों के लिए मीटर लगाना चाहती है। मतलब कि किसानों के जो ट्यूबवेल होते हैं जिससे सिंचाई की जाती है, केसीआर का कहना है, मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों को जो है मीटर उनके ट्यूबवेलों पे लगाए जा रहे हैं और उससे किसानों को बहुत असुविधा हो रही है, जिससे कि किसानों के इससे जो फसल की लागत है उस पर भी असर पड़ता है, क्योंकि आधा पैसा तो मीटर में ही चला जाता है। केसीआर का कहना था कि हमें ऐसी सरकार को देश से हटा देना चाहिए, गिरा देना चाहिए, निस्तानाबूद कर देना चाहिए, जो किसान विरोधी है। किसान को लेकर भी हम जिक्र करेंगे, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि दिल्ली की सरहदों के पास में किसान जो है वो जमा हुए थे और लगातार अपनी मांगों को लेकर किसान प्रमुखता से बात रख रहे थे। उन्होंने कहा था कि ये जो वर्तमान सरकार है, यानी कि उस टाइम की केंद्र सरकार है, ये किसानों की बात को अनसुनी कर रही है। और लगातार इस घटनाक्रम को हम केसीआर के उस वक्तव्य से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि केसीआर लगातार किसान से जुड़ी राजनीति करने की भी बात करते हैं। और उस दौर को हमने देखा था जब 1 साल से अधिक के समय में किसान जो है ठंड के मौसम में अपना बिस्तर लेकर
दिल्ली की सरहदों पर डट गए थे। उस दौरान अलग तरह का एक दृश्य बन गया था, राजनीति केंद्र बन गया था, चर्चा गर्म हो गई थी और लगातार किसान जो मांग कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि किसान, ये जो मौजूदा सरकार है ये किसान हितैषी सरकार नहीं है, किसान विरोधी सरकार है। इसको लेकर भी कई तरह के हम लोगों ने गतिरोध देखे। 26 जनवरी का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जिस तरीके से लाल किले में जो घटना हुई उसके बाद भी जो है तमाम तरह की आवाजें उठी और पूरी घटना को एक अलग दृष्टिकोण से देखा गया। उसमें कहीं ना कहीं किसानों की छवि जरूर धूमिल हुई थी, ये एक अलग पहलू है। लेकिन हम वापस फिर से बात करते हैं किसान की। तो केसीआर जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है बतौर मुख्यमंत्री कि लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है किसानों की उपेक्षा कर रही है, किसानों के साथ अन्याय कर रही है, किसानों की मांगों को पूरा नहीं कर रही है और किसान जबकि अन्नदाता है, किसान के द्वारा जो है आवाज उठाई जानी चाहिए, जो आवाज को केंद्र सरकार दबा रही है, ऐसा आरोप है तेलंगाना के मुख्यमंत्री का। तो ऐसी सरकार को, मतलब कि केंद्र की जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा के लोग हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने कहा कि एनपीए के नाम पर केंद्र सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपए की लागत से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बेच दिया। आरोप यह भी लगा, आरोप पिछले कुछ दिनों से इस आरोपों में भी सत्यता की बात जो है विपक्ष के द्वारा उठाई जा रही है और उनका कहना है कि जो वर्तमान में सरकारी उपक्रम थे, जिसमें एयरपोर्ट भी शामिल है, जिसमें सरकारी औद्योगिक इकाइयां भी शामिल हैं और जिसमें जो है सरकार के परिवेश में जो कह सकते हैं कि फल फूल रही हैं काफी लंबे समय से, वो औद्योगिक इकाइयां भी इसमें शामिल हैं। तो इस तरीके से वो केसीआर ने आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा था कि जो वर्तमान सरकार है वो देश की ऐतिहासिक पिछली धरोहरों को जो है प्राइवेट हाथों में सौंप रही है। ये केसीआर का ही आरोप नहीं है, ये विपक्ष के तमाम दलों का भी आरोप है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस तरीके के आरोप जो लगाए थे, क्योंकि जिस तरीके से एयरपोर्ट का जो है विस्तारीकरण किया गया था, एयरपोर्ट्स को कुछ प्राइवेट हाथों में सौंपा गया था और केंद्र सरकार का ये कहना था कि इससे जो है देश की वर्तमान सरकार पर जो बोझ है वो कम हो जाएगा और जो उसकी वो 50% जो है वो संचालित अभी भी एयरपोर्ट को करती रहेगी, लेकिन जो है इसका दायित्व जो है सरकार के पास से कम हो जाएगा और सारी नियुक्तियां जो है वो प्राइवेट, मतलब कि जिन हाथों में वो जा रहा है उनके द्वारा की जाएगी। इससे भी जो है हम अपने सरकारी धन को सुरक्षित रख सकते हैं, सरकार का ये तर्क था। लेकिन केसीआर ये कहते हैं कि जो पुराने औद्योगिक इकाइयां हैं उनको वर्तमान सरकार जो है वो निस्तानाबूद करने पे तुली हुई है, मतलब कि वो उनको गिराने के लिए हर भरकस प्रयास कर रही है, जो आज से पहले भारत की राजनीति में कभी नहीं देखा गया। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार की दोषपूर्ण नीति के कारण हम चावल और गेहूं का आयात कर रहे हैं, मतलब कि बाहर से मंगवा रहे हैं और ये सब खामी है केंद्र सरकार की द्वारा। उन्होंने कहा कि लगातार रुपया गिर रहा है और देश की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। ये तंज आज का नहीं है, तंज पहले का है और इस तंज को लेकर, रुपए गिरावट को लेकर आज भी विपक्षी खेमा जो है वो केंद्र सरकार को घेरने की हर भरकस कोशिश कर रहा है। तो बतौर मुख्यमंत्री जो है तेलंगाना के केसीआर, उन्होंने कहा कि ये जो रुपया है वो लगातार गिर रहा है और जिस तरीके से देश की आर्थिक स्थिति है वो खराब हो रही है और वर्तमान सरकार जो है वो बाहरी परिदृश्य में अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हकीकत जो है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। एक जुड़ा हुआ केसीआर से जुड़ा हुआ एक बयान भी है, मैं चाहता हूं कि वो आप तक पहुंचे। पहली बार मैं उनके घर पे आया हूं तो ये मेरा फर्ज बनता है। तो हमारे बुजुर्ग है, हमारे सीनियर नेता है, हम आज उनसे सलाह मशवरा भी करने आए हैं कि देश ठीक से नहीं चल पा रहा है। जिस ढंग से हमको विकास करना चाह रहे उस ढंग से विकास नहीं हो पा रहा है। कुछ चेंजेस 75 साल के आज़ादी के बाद संभावित रूप का विकास देश में नहीं हुआ है, तो इसके वजह भी, इसके कारण भी हमें ढूंढना चाहिए। कुछ नए संकल्प के साथ, नया आशा के साथ, कोई नया एजेंडा लेकर के सारा देश को साथ लेकर चलने का वक्त आ चुका है। इसीलिए पवार जी के साथ जो भी मेरे विचार थे मैंने रखा है। बहुत ही अनुभवी नेता है, हमारा देश का काफ़ी
पहले उनका रिकॉर्ड भी है कि हिंदुस्तान का सबसे पहले यंग चीफ मिनिस्टर थे। उस समय से लेकर आज तक सेवा में लगे हुए हैं। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और बता दिए कि बिल्कुल काम करने का ज़रूरत है इस देश में। इस बात पे हमारी सहमति हो गई है। जल्द से जल्द हम देश के अन्य लोगों से भी, जो अन्य पक्ष है, जैसे प्रफुल्ल भाई ने कह रहे थे, सभी से हम बात करेंगे और सभी मिलकर के इकट्ठा बैठेंगे। हो सकता है हम बारामत में भी मिले, पवार जी के पास ही सभी आके मिले, ऐसा भी एक प्रपोजल है। तो सभी लोगों से बात करके एक बैठक होगी जल्द से जल्द। तो देखा आपने किस तरीके से ये शुरुआती दौर का इनका उद्बोधन है, इनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कई तमाम पहलुओं पर भी जो है प्रकाश डाला। उनका सीधा कहने का मतलब ये था कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार से हम मुलाकात कर रहे हैं। ये काफ़ी वरिष्ठ हैं, इनको काफ़ी राजनीतिक अनुभव भी है और ये हर एक पहलुओं पर बहुत गहनता से अपनी नज़र रखते हैं और इसलिए शुरुआत में इनसे कर रहा हूँ, क्योंकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार का भी एक अपना कद है। काफी वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती है और राजनीतिक अनुभव भी उनका अपने आप में अलग है। वो लगातार विपक्षी खेमे को साथ लेकर चलने की बात करते हैं और इसका जीता जागता उदाहरण हमने महाराष्ट्र में देखा। क्योंकि जिस तरीके से उद्धव गुट यानी कि शिवसेना गुट, जिस तरीके से एमवीए की सरकार का मिला जुला हमें संस्करण देखने को कुछ सालों के लिए मिला, हालांकि अब वो गठबंधन टूट गया है और जो है अब बागडोर जो है भाजपा के हाथ में आ गई है। लेकिन उस दौरान भी शरद पवार की भूमिका काफी अहम मानी गई थी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से घटनाक्रम बदल रहा था, जिस तरीके से शरद पवार जो है अपने आप को एक्टिव मोड में लाए थे और उन्होंने एमवीए सरकार का गठन किया था। उसमें कांग्रेस भी शामिल थी, उसमें एनसीपी भी थी और उसमें उद्धव गुट सरकार भी थी, यानी कि शिवसेना भी थी। तो जिस तरीके से शरद पवार को जिक्र किया केसीआर ने और एक मैसेज वो साफ देने की कोशिश कर रहा है कि 75 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो परिदृश्य जो है हम आज देख रहे हैं, अपने सामने देख रहे हैं। और उन्होंने स्पष्ट तौर से की थी कि शुरुआत हम शरद पवार से करना चाहते हैं और जो इसके बाद में हम अन्य धड़े के लोगों से यानी कि अन्य विपक्षी दलों के लोगों से मुलाकात करेंगे। मुलाकात उन्होंने की भी। उन्होंने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की, उन्होंने अखिलेश यादव से बात की, उन्होंने नीतीश कुमार से जो है मुलाकात की। हालांकि मुलाकात के मायने भी मुलाकात के बाद बदल गए। एनसीपी प्रमुख ने जब नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, वो बिहार दौरे पे थे अपने कुछ दिनों पहले, तो उन्होंने कहा था कि विपक्षी मतलब हम नीतीश कुमार के साथ हैं और नीतीश कुमार को ये अगुवाई करनी चाहिए विपक्षी दलों की और उनको एक छत के नीचे सभी को लाना चाहिए और सभी की एकजुटता से हम मजबूत विपक्ष की भूमिका को निभाएंगे और वर्तमान की केंद्र सरकार को यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो अपने आप में एक अलग तरह का दृश्य जो है वो बनता हुआ दिखा। हालांकि इसके बाद नीतीश कुमार के दौरे का भी हमने जिक्र किया अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, उसको लेकर भी विस्तार से हमने बात की, लेकिन बात आज फिर उसी मुद्दे पर हम करेंगे। जब नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं, आज से 3-4 हफ्ते पहले, वो मुलाकात करते हैं राहुल गांधी से, क्योंकि कांग्रेस की कमान और कांग्रेस की बागडोर जो है वो राहुल गांधी के हाथ में है। दूसरे शख्सियत का हम जिक्र करेंगे। नीतीश कुमार ने मुलाकात की अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल की मुलाकात को भी लेकर काफी अहम जो है उनकी भूमिका रही। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल से उन्होंने मुलाकात की, अरविंद केजरीवाल को साधने की उन्होंने हर भरकस कोशिश की और उनसे कहा कि आप भी हमारे साथ मिलकर जो केंद्र सरकार है उसके खिलाफ लड़े। हालांकि इसके बाद, इस मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल का एक बयान सार्वजनिक रूप से जो है उन्होंने साझा किया। उन्होंने कहा कि हम विपक्षी एकता में शामिल नहीं होंगे, हम एक अपना अलग गुट है मेरा और हम इसको लेकर अलग तरीके से राजनीति करेंगे। मतलब कि स्पष्ट साफ था, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम लगातार जो है हम आपके साथ हमारा समर्थन है, ये हम कहते हैं, लेकिन हम आपके साथ मिलेंगे नहीं। क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आज अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, चाहे वो पंजाब चुनाव में जीत को लेकर वो उत्साहित है, गुजरात चुनाव को लिए उसने पूरी ताकत झोंक दी है और हिमाचल चुनाव के लिए वो तैयारियां कर रही है, लेकिन अभी पूरा फोकस उसका गुजरात चुनाव में है। तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया कि कहीं ना कहीं इशारा इस तरफ भी था कि भाई हम भी मजबूत विपक्ष की भूमिका हम खुद
जो है उस भूमिका को आगे चलकर आने वाले समय में आगे की राजनीति में हम खुद उसको लीड करेंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से स्पष्ट किया गया कि हम कतई भी मतलब जो धड़ा है हमारा कांग्रेस से जुड़ा हुआ धड़ा है, कांग्रेस से जुड़े हुए जो लोग हैं, कांग्रेस का अस्तित्व है वो अब हीन होता चला जा रहा, मतलब कि खत्म होता चला जा रहा है। इसका जिक्र बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई बार, एक बार नहीं कई बार सार्वजनिक मंच से साझा कर चुके हैं। अभी कांग्रेस में जब अंतर्कलह हुई तब भी इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस जो है वो भीतर खाने ही चित हो रही है। उन्होंने आरोप भी लगाया था। जिक्र मैं इस केसीआर से जुड़े हुए इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र मैं इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि बात हम कर रहे हैं विपक्ष की, और विपक्ष की हर उस बात पर प्रकाश डालेंगे जिसको जो है मंच से साझा किया गया या जिस बात का अपने आप में कोई अर्थ निकलता हो, तो उसमें अरविंद केजरीवाल की भी भूमिका है। तो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से कांग्रेस में कुछ दिनों पहले राजस्थान में जिस तरह से उठापटक देख हमारे सामने आई थी, वो देश के सभी समुदाय के सामने आई थी, उसमें से उन्होंने तंज कसा था कि कांग्रेस तो अपनी ही घर को नहीं संभाल पा रही है और वो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर रोड पे चल रही है, वो लोगों को जोड़ने की बात कर रही है। क्या भारत जोड़ो यात्रा उससे पहले उसे घर जोड़ो यात्रा नहीं करनी चाहिए? ये अरविंद केजरीवाल का जो है ये तंज भी था। और फिर उन्होंने एक बयान दिया कुछ दिनों बाद कि गुजरात में अब जब चुनाव होंगे तो वैसे अगर गुजरात की अगर हम बात कर रहे हैं तो गुजरात में मुख्य धड़े जो हैं वो दो थे अरविंद केजरीवाल के आने से पहले, एक कांग्रेस एक भाजपा, दोनों में जबरदस्त टक्कर मिलती थी और जो लीड बनाती थी वो भाजपा, और 27 साल से गुजरात में राज कर रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल धड़ा जुड़ने से उन्होंने इस बात पर जो है प्रकाश डाला था कि मजबूत विपक्ष की भूमिका हम आगे चलकर निभाएंगे और इसके लिए जो रास्ता है वो गुजरात से होते हुए जाता है। गुजरात की राजनीति की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस समय पूरी तन्मय धन से मतलब हर एक चीज पर गुजरात के लोगों की भावनाओं को छूने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर हमने गुजरात जीत लिया, क्योंकि गुजरात वो केंद्र है जो केंद्र सरकार की प्रतिष्ठा का दांव भी हो सकता है। तो अरविंद केजरीवाल का सीधा है कि भैया मजबूत तो हम हैं, विपक्ष जो है वो भूमिका आगे चलकर कांग्रेस अस्तित्वहीन होती चली जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का भी हम जिक्र करेंगे क्योंकि उनसे भी नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद भी ये भी कयास लगाए थे कि ये जुड़ेंगी, लेकिन अभी उन्होंने किसी भी तरह से विपक्षी एकता के साथ जुड़ने की हर वो संभव कोशिश को खारिज कर दिया है जिसमें उनकी जुड़ने की बात कही गई। तो अरविंद केजरीवाल का कहना था कि गुजरात में जिस तरीके से जो समीकरण है अब वो त्रिकोणीय हो गया है और उसमें नंबर 1 पे है भारतीय जनता पार्टी, नंबर 2 पे हम फाइट करेंगे, कांग्रेस का अस्तित्व गुजरात में खत्म हो गया है, सार्वजनिक मन से कहते हैं। तो एक बात तो साफ हो गई कि केसीआर चाहे जितनी भी कोशिश कर लें या नीतीश कुमार जितनी भी कोशिश कर लें, ये धड़ा जो है ये विपक्षी खेमे के समर्थन तो करता दूर से ये तो कहेगा कि हम जो है आपके साथ हैं, लेकिन ये उसमें अपनी भूमिका को स्पष्ट तौर पर नहीं रखेगा। इस बात से इस बात का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। तो केसीआर ने जब नीतीश कुमार से बिहार में बात की, उन्होंने कहा कि आप विपक्षी खेमे को जोड़िए, विपक्षी एकता को जोड़िए, विपक्षियों को मजबूत करें, क्योंकि विपक्ष जब तक एक नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी का विजयी रथ जो जिस गति से चल रहा है उसको रोका नहीं जा सकता है। और लगातार जिस तरीके से कह सकते हैं घटनाक्रम में उतार चढ़ाव देख रहे हैं, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जिस गति से आगे बढ़ रही है उसको बिना एकता से रोका भी नहीं जा सकता है। तो नीतीश कुमार ने पैरवी की, नीतीश कुमार ने मुलाकात भी की, हर विपक्षी नेताओं को जोड़ने की बात भी कही, अखिलेश यादव से भी उन्होंने मुलाकात की और अखिलेश यादव ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहला समर्थन देने की बात कही नीतीश कुमार को। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, आप विपक्षी एकता को जोड़िए, आप जहां कहेंगे वहां हम मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि अखिलेश यादव भी राष्ट्रीय राजनीति में रुचि रखते हैं और उनकी भी कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश होगी कि हम प्रदेशी राजनीति से हटकर राष्ट्रीय राजनीति में जो है अपने कद को अब व्यापक करें, क्योंकि निश्चित ही तौर पर कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसमें समाजवादी पार्टी जो है एक मजबूत विपक्ष की भूमिका को निभा रहा है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बात करेंगे, आगे करेंगे। यहां तक तो हमने बात कर ली कि लगातार विपक्षी खेमों को बात हुई। हालांकि नीतीश कुमार ने जब इनेलो की रैली को संबोधित उन्होंने किया भी करीब 10 दिन पहले, तब उन्होंने सार्वजनिक मंच से ये घोषणा कर दी, क्योंकि लगातार ये कयास लग रहे थे कि अब अगर विपक्षी खेमा एक हो जाएगा तो फिर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, दावेदार कौन होगा।
जिसे हर एक इंसान, हर एक खेमा कह सकते हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे वो बसपा की बात करें, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करें, और चाहे वो हम कांग्रेस की बात करें, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करें, ये सारे खेमा एक एक धड़े के नीचे आकर किसी एक व्यक्ति का नाम उजागर करें तो ये कयास लग रहे थे कि नीतीश कुमार जो है वो इस धड़े से संभावित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। कुछ ऐसे धड़े हैं विपक्ष में जो लगातार बात करते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनने में बन सकते हैं। उसमें अखिलेश यादव का भी नाम चर्चा में जुड़ गया है, उसमें राहुल गांधी का भी नाम जुड़ गया है, और उसमें जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल है। इसी वजह से वो विपक्षी खेमे में एक साथ उन्होंने जुड़ने की बात को नकार दिया और उन्होंने इस संबंध में कोई भी स्पष्ट जो है अभी तक अपना वक्तव्य जारी नहीं किया। फिर इसके बाद केसीआर की भूमिका थोड़ी सी डगमगाई और उन्होंने नई पार्टी यानी कि राष्ट्रीय मंच पर जो है अपनी पार्टी का विस्तार करने की योजना बना डाली। एक केसीआर का वो आपने बयान सुना था जिसमें वो कह रहे हैं कि हम विपक्षी एकता को जोड़ेंगे, और फिर धीरे से साइडलाइन होते हुए दिखे। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने अपनी राष्ट्रीय पार्टी की घोषणा कर दी 2 दिन पहले, माफ कीजिए कल ही की है, दशहरे के दिन पे। और केसीआर की पार्टी का नाम अब टीआरएस की जगह बीआरएस होगा। यह भी अपने आप में एक खबर है और यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु भी बन जाता है, क्योंकि ये वही केसीआर है जो लगातार ये दावा करते थे कि हम पार्टी को जोड़ेंगे, हम पार्टी के लोगों के साथ चलेंगे, हम विपक्षी एकता को मजबूत करेंगे, हम किसान के मुद्दे उठाएंगे, हम लोगों की मतलब कि मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो निम्न तबके के लोग हैं, उनकी आवाज बनेंगे और खुद ही जो है एक नई पार्टी का गठन कर लेते हैं। और यहाँ पे ये बात जो है प्रश्न चिन्ह बन जाता है कि लगातार क्या केसीआर चाहते हैं कि उनकी भी लालसा कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद तक पहुंचनी चाहिए। ये उनके क्या हो सकते हैं विचार, तो ये भी अभी आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। तो पार्टी का नाम बदलकर टीआरएस की जगह बीआरएस कर दिया है और पार्टी के नाम में ही टी हटाकर बी लगाने की पीछे की मंशा जो है वो पार्टी को राष्ट्रीय बनाए जाने को लेकर है। यानी कि पहले जो नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति हुआ करता था वह बदलकर अब भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया है। मतलब कि नाम को ही परिवर्तित कर दिया और टी की जगह बी शब्द का प्रयोग कर दिया, और ये अंतर जो है व्यापक हो गया। प्रदेश से हटकर आप राजनीतिक जो दौड़ है, जो राजनीतिक पार्टियों की दौड़ है, उसमें जो है अपने आप को वो प्रथम अगुवाकार मान रहे हैं। इसको लेकर जोर शोर से तैयारियां भी की गई और तैयारियों को लेकर मतलब जो आने वाले लोकसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं केसीआर को लगता है कि इसमें उनकी भूमिका काफी मजबूत हो सकती है। ये एक्सपेरिमेंट भी है, ये जो है ये विस्तार भी है, और ये जो है लगातार एक उम्मीद भी है उनकी। उनको लगता है कि हम वो धड़े हैं जो आगे चलकर विपक्षी खेमे को साध सकते हैं। हालांकि वो कितने सफल होंगे ये तो चुनाव आएगा और उसके नतीजे आएंगे, और चुनाव के जो आसपास की जो स्थिति बनेगी यानी कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव आएंगे और उससे जुड़ी हुई जो स्थिति बनेगी, ये स्थिति उसके बाद जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। पूरे हैदराबाद को सजाया गया था कल, टीवी स्क्रीन पे भी आपने देखा जो है, और एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें उनके ही पार्टी के नेता हैं वो लोगों को कुछ चीजें बांटते हुए दिख रहे हैं। हालांकि इस वीडियो ने सोशल मीडिया पे बहुत सुर्खियां बटोरी, लोगों की प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। तो लगातार किस तरीके से ये परिवर्तन जो है देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में काफी रोचक होने वाला है। भाई केसीआर भी पार्टी की घोषणा करने के लिए तेलंगाना भवन पहुंचे थे। उन्होंने बकायदा तेलंगाना भवन से पार्टी के नाम की घोषणा कर दी। राष्ट्रीय राजनीति में उतरने को बेताब तेलंगाना सीएम केसीआर ने पार्टी बनाने की तैयारियों को लेकर पिछले कुछ महीनों में जुटे केसीआर अलग अलग राज्यों के दौरे उन्होंने किए थे, और इसके साथ ही केसीआर ने तेलंगाना के विकास मॉडल की पेशकश कर विपक्षी दलों के नेताओं से मीटिंग भी की थी, जैसा कि हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिसके बाद तेलंगाना के सीएम ने दशहरे के मौके पर यानी कि कल अपनी पार्टी को लेकर जो है सार्वजनिक मंच से घोषणा कर दी। यह भी दौर जो है हमने कुछ दिनों पहले देखा था। जिक्र करें गुलाम नबी आजाद का, इस वजह से क्योंकि विपक्ष के अगुवाकार की भूमिका वो रखते हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं जो है एक नई पार्टी का उन्होंने गठन करने के बाद में उनकी पैठ, उन पार्टी की झुकाव जो है, उनकी पार्टी का जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से उनका उदय हुआ है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का, वो झुकाव जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलता हुआ दिख रहा है। ये भी बात स्पष्ट है।
तो ऐसे में सवाल ये हो जाता है कि धड़े जो बिखरे हुए हैं, धड़े जो लगातार अलग चलने का दावा करते हैं, धड़े जो हैं वो कहते हैं कि हम आगे चलकर एक रास्ता, हमारा रास्ता अलग अलग भले हो सकता है लेकिन हमारी मंजिल एक है, तो वो सारे धड़े एक रास्ते पर कैसे एक साथ दौड़ेंगे, कदम से कदम मिलाकर कैसे चलेंगे, ये बात करने का जो है प्रयोजन भी बहुत प्रबल बनता जा रहा है। तो लगातार जिस तरीके से धड़े अपने आप में मजबूत हो रहे हैं और जिस तरीके से घटनाक्रम पूरा बदलता दिख रहा है, तो वहां पर हम यही कह सकते हैं कि विपक्ष की उम्मीदवार के पैमाने पर क्या केसीआर खरे उतरेंगे, क्या केसीआर जो है विपक्षी खेमे को साधने के लिए जो उनकी मंशा है, जो उनका प्रयोजन है, जो उनका ध्येय है, उसमें क्या वो सफल होंगे, ये भी आने वाले समय में स्पष्ट होने वाला है। अब बात करते हैं हम दूसरे मुद्दे की, जिसमें हम बात करेंगे वंशवाद की। वंशवाद भी अपने आप में राजनीति में इस शब्द का भी एक अपना अलग महत्व होता जा रहा है। लगातार सार्वजनिक मंचों पर प्रधानमंत्री मोदी का हमने ओजस्वी भाषण सुना। उन्होंने हमेशा वंशवाद पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि परिवारवाद नाम की चीज जो है वो पार्टियों के स्तर को लगातार दिन प्रतिदिन गिरा रही है। यह भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हम चाहेंगे कि इस खबर की शुरुआत, इस मुद्दे की शुरुआत और इस प्रोग्राम के खास पहलू की शुरुआत बात विपक्ष की इसी ही यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के ही जो है एक उद्बोधन के माध्यम से की जाए। पश्चिम से पूरब तक गौर परिवारवादियों को यूपी की जनता ने नकार दिया है। दोस्तों, यूपी के लोगों ने बता दिया है कि यूपी की गाड़ी अब जात पात की गलियों में अटकने वाली नहीं है। उसने विकास के हाईवे पर रफ्तार भर ली है और जाति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित का सम्मान और परिवारवाद का विरोध, यही तो बलिया की परिभाषा है। तो निश्चित ही तौर पर एक जो है वो संदेश देते हैं, वो सार्वजनिक मंच से कई बार इस शब्द का प्रयोग कर चुके हैं और भी हमारे पास उनके वक्तव्य है। उनको अभी आगे प्रोग्राम जिस तरीके से आगे बढ़ेगा हम आपके सामने रखते रहेंगे। भाजपा ने मिशन 2024 की तैयारियां शुरू की। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में भाजपा ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था और पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि इस राह पर उसे काफी हद तक सफलता भी मिली। भाजपा ने कांग्रेस पार्टी और उसके सिपह सलाहकारों को खासा नुकसान भी पहुंचाया था और मिशन 2024 के लिए अब पार्टी ने वैसा ही अभियान विभिन्न प्रदेशों में भी शुरू कर दिया है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की जो पिछले कुछ दिनों में हम लगातार यात्राएं देख रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश के दौरे किए हैं, वो भी काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और वो भी लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े हुए ही दौरे, जो रणनीतिकार हैं उन दौरों को, प्रधानमंत्री मोदी के दौरों को उनसे जुड़ा हुआ देख रहे हैं। खासतौर से उन राज्यों में जहां पर राजवंशी परंपरा से शासन चल रहा है। इशारा साफ है, उत्तर प्रदेश जिसमें भारतीय जनता पार्टी की पैठ है। तो किस तरीके से इस मुहिम में उत्तर एवं दक्षिण भारत के कई राज्यों के राजवंशों पर भगवा टोली की टेढ़ी नजर है, कांग्रेस की भी तरफ इशारा है, क्योंकि जो है सोनिया गांधी के नेतृत्व में परिवारवाद को लेकर लगातार वो सार्वजनिक मंचों से ये बात कहते आए हैं। पार्टी अब कांग्रेस मुक्त भारत से जो है कदम आगे बढ़ाकर काम करना चाहती है। मतलब पार्टी का एक उद्देश्य है, जो करंट में केंद्र में बैठी सरकार है उसका एक ध्येय है, वो ये है कि वो चाहती है कि वर्तमान का जो परिदृश्य है वो लगातार बदल जाए। मतलब कि कांग्रेस जो है जिस तरीके से अंदर घात उसके हमले हो रहे हैं, उसके ही कद्दावर नेता जो छोड़ कर जा रहे हैं। कल जो बात विपक्ष की प्रोग्राम में हमने इस बात का भी जिक्र किया था कि किस तरीके से कांग्रेस के अंदर खाने उठापटक मची है और किस तरीके से एक के बाद एक बड़े नाम के नेता जो है पार्टी को अलविदा कहते हुए दिख रहे हैं और कुछ नेता तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बैठ गए हैं जाकर।
ये भी जो है चिंता का विषय है। हालांकि वंशवाद को लेकर जो विपक्ष की बात है वो ये है कि वंशवाद को लेकर लगातार जो विपक्षी सरकार है वो भी ये आरोप लगाती है कि वंशवाद की वजह से जो है प्रधानमंत्री मोदी को डर लगता है कि कहीं ये वंशवाद उनके ऊपर ना हावी हो जाए। और इसका जीता जागता उदाहरण भी जो है वो कहते हैं कि आने वाले कुछ समय में देखने को मिलेगा। अखिलेश यादव तो यहां तक कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि वंशवाद क्या भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, क्या परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। वो कहते हैं मेरे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, अगर वो सार्वजनिक मंच से मैं साझा करूं तो उसको पढ़ने में 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। इतनी लंबी लिस्ट अखिलेश यादव ने बना के रखी है और उनका कहना है कि जो है हमारी बात को विपक्षी खेमे के द्वारा दबाया जा रहा है। हमारे जो वंशवाद को लेकर ये विपक्षियों पर जिस तरीके से आरोप लगते आए हैं वो कहीं ना कहीं निराधार है और इसका सजीव राजनीति से कोई भी संबंध नहीं है। अखिलेश यादव ने क्या कहा है हम चाहते हैं कि एक बार आप भी वो जरूर सुने। गर्व है कि हम परिवार वाले हैं और परिवार वाले जनता का दुख दर्द समझते हैं और परिवार के लोगों का दुख दर्द समझते हैं। परिवार वाले लोग कभी अपना झोला उठा के कभी परिवार को छोड़ करके नहीं जाएंगे। परिवार वाले बेरोजगारी की संकट को जानते हैं, परिवार वाले महंगाई को समझते हैं, परिवार वाले लोग जिस तरीके का अन्याय हो रहा है वो समझते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के आरोप न लगाए। और जब कोरोना था, लॉकडाउन था, जिस तरीके से मजदूर पैदल चल करके आए, अगर कोई परिवार वाला मुख्यमंत्री होता तो शायद परिवार वालों का दुख दर्द समझता और परिवारों को पैदल नहीं चलने देता। तो अखिलेश यादव को आपने सुना और किस तरीके से वो परिवारवाद की उपलब्धियों को गिना रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है वो कह रही है कि वंशवाद जो है पार्टियों के अस्तित्व को लगातार खत्म कर रहा है और जनता ये जान चुकी है और जनता जो है अब इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उधर अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनका कहना है कि परिवार वाले ही समझ सकते हैं कि महंगाई क्या होती है, परिवार वाले ही समझ सकते हैं कि बेरोजगारी क्या होती है और परिवार वाले ही समझ सकते हैं कि जो है निचली रेखा का दर्द क्या होता है। तो इस जो अपने आप में एक अलग तरह की कसमकस देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार जो है विपक्षी खेमे की तरफ से ये उम्मीद जताई जा रही, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा पूरा विपक्ष को लेकर आधारित है, इसीलिए हम विपक्ष के हर उस सवाल को भी उठा रहे हैं और उस जवाब पर भी हम बात कर रहे हैं जिसको लेकर जो विपक्ष है वो कहता है कि हमारी बात को जो है सार्वजनिक मंचों ने साझा करना बंद कर दिया और उन पर बात करना बंद कर दिया। तो अखिलेश यादव ने जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य है उसको काट करते हुए कहा कि परिवार वाले ही है, यानी कि परिवार वाले ही समझ सकते हैं कि क्या दुख और दर्द होता है, जिनका परिवार नहीं है वो कुछ नहीं समझ सकते हैं। ये स्पष्ट तौर पर उन्होंने एक मैसेज दिया। बात करते हैं जेपी नड्डा की, क्योंकि कुछ दिनों पहले वो भी कह चुके हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी अब लुप्त होने की कगार पर है। उन्होंने इशारा जो है वो कांग्रेस की तरफ था। उनका कहना था कि जो पार्टी है वो लुप्त होने की कगार पे है। हालांकि विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस कहती है कि हम जो है भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा एक बड़ा परिवर्तन लाएंगे और लोकसभा 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी मुंह की खानी पड़ेगी। ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। और उन्होंने कहा कि वंशवाद की राह पर चल रहे क्षेत्रीय दलों के पास भी सिद्धांतों और नीतियों का घोर संकट है। मतलब कि उनके पास कोई सिद्धांत नहीं है, उनकी कोई नीति नहीं है, उनके कोई विचार नहीं है। जो कुछ था वो खत्म कर चुके हैं, विचार वो जनती ही नहीं कर पाते, मतलब उन विचारों का वो सृजन ही नहीं कर पा रहे कि क्या हम जनता के बीच किन विचारों को लेकर पहुंचे, ऐसा भी आरोप लगाया। तो लगातार आरोप लग रहे हैं, उसका प्रत्यारोप भी हो रहा है और लगातार जिस तरीके से विपक्षी खेमा जो है वो कहीं ना कहीं उसकी स्थितियां जो कह सकते हैं विपक्षी खेमे के जो पायदान है वो कहीं ना कहीं डगमगाते हुए दिख रहे हैं। इसका जीता उदाहरण भी हम इस वंशवाद के जब हम बात कर रहे हैं इस मुद्दे पर, एक प्रधानमंत्री 15 अगस्त की हम वो स्पीच को भी सुनाना चाहते हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो है एक बड़ा मजबूत संदेश देने की भी कोशिश की गई थी। जरा आप सुनिए। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं।
बहुत बहुत बधाई। न सिर्फ हिंदुस्तान का हर कोना, लेकिन दुनिया के हर कोने में आज किसी न किसी रूप में भारतीयों के द्वारा या भारत के प्रति अपार प्रेम रखने वालों के द्वारा विश्व के हर कोने में यह हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। मैं विश्व भर में फैले हुए भारत प्रेमियों को, भारतीयों को आजादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का ये दिवस ऐतिहासिक दिवस है। एक पुण्य पड़ाव, एक नई राह, एक नए संकल्प और नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का ये शुभ अवसर है। आजादी के जंग में गुलामी का पूरा कालखंड संघर्ष में बीता है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं था, कोई काल ऐसा नहीं था जब देशवासियों ने सैकड़ों सालों तक गुलामी के खिलाफ जंग न किया हो, जीवन न खपाया हो, यातनाएं न झेली हो, आहुति न दी हो। आज हम सब देशवासियों के लिए ऐसे हर महापुरुष को, हर त्यागी को, हर बलिदानी को नमन करने का अवसर है, उनका ऋण स्वीकार करने का अवसर है और उनका स्मरण करते हुए उनके सपनों को जल्द से जल्द पूरा करने का संकल्प लेने का भी अवसर है। हम सभी देशवासी कृतज्ञ हैं पूज्य बापू के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, बाबा साहब आंबेडकर के, वीर सावरकर के, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर जीवन को खपा दिया। कर्तव्य पथ ही उनका जीवन पथ रहा। यह देश कृतज्ञ है। तो निश्चित ही तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अपने उद्बोधन में वंशवाद का जिक्र करते हैं, हालांकि विपक्षी खेमा जो है उसे उनके उस संबोधन के हर उस शब्द का कटाक्ष करता है जिसमें वो परिवारवाद का जिक्र करते हैं। राजनीतिक जानकारों का भी कहना है कि दूसरे जो खेमे हैं, यानी कि जो इस समय विपक्षी खेमों की भूमिका निभा रहे हैं, उनका भी जो हस्तक्षेप बहुत जरूरी हो जाता है। और बात उनकी करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हर उस शब्द का वो तोड़ जानते हैं और तोड़ वो करना भी उनको चाहिए। लगातार जिस तरीके से जो विपक्षी खेमा ये कहता है कि आज का जो दृश्य है, आज का वो समाज है, आज जो मूलभूत जरूरी चीजें हैं वो लोगों तक मुहैया नहीं मिल पा रही। यहां तक कि हमारे पार्टी के अस्तित्व को भी जो है जांच एजेंसियों के डर से दबाया जा रहा है। तो अपने आप में इस तरह की जो भूमिका है वो विपक्ष के द्वारा जग जाहिर की जाती है और उस पर चर्चा की जाती है। अब ऐसे में सवाल उठता है, क्या वाकई में
जो केंद्र सरकार है, जिस जगह पे वो आज स्थापित है और जिस गति से वो आगे बढ़ रही, क्या वो वाकई चाहती है कि कोई मजबूत खेमा ना हो या कोई मजबूत विपक्ष ना हो? क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी खेमे को जोड़ने की बात कही जाती है, विपक्षी खेमे को एकजुट करने की बात कही जाती है और विपक्षीय चीजों को लेकर एक विस्तृत कह सकते हैं दृश्य लोगों के सामने फैलाया जा रहा है, उससे क्या ये बात साबित होती कि विपक्षी खेमा नहीं होना चाहिए, और होना भी चाहिए तो वो कितना मजबूत होना चाहिए? लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी का ही हम जिक्र करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ा ये मुद्दा सामने आ जाता है और इस बात पर भी बात करनी जरूरी हो जाती है कि कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान का दौर भी वो हमने देखा जब 2014 में केंद्र की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की जो है उपलब्धि जाहिर हुई और उन्होंने सत्ता को संभाला। एक लंबा इतिहास, एक लंबा कालखंड हमने देखा जिस तरीके से कांग्रेस सरकार जो है अपने लंबे कार्यकाल के दौरान जो है वो लोगों की चीजों को लेकर जिस तरीके से अंत समय में, मतलब कह सकते हैं 2013 की मैं बात कर रहा हूं, 2013 में 2012 में एक सुगबुगाहट सी शुरू हुई थी और उस सुगबुगाहट का मतलब ये था कि महंगाई का स्तर जो है उस काल में बढ़ने लगा था और लोग ये कहने लगे थे कि विपक्ष में बैठी सरकार भाजपा जो है वो अपने आप को, उस मौके को उसने भाप कर अपने आप को एक्टिव मोड में लाया और लगातार उसने जन की आवाज को मजबूत विपक्ष के द्वारा जो है अपनी आवाज के साथ जोड़ा और कांग्रेस की सरकार को उसने चैलेंज दिया। वो दौर भी देखा जब सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचा, जब सिलेंडर को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना एक नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार सरकार। तो कह सकते हैं कि मोदी सरकार, उन्होंने बोला कि मोदी सरकार अब की बार आएगी, महंगाई से हम लोगों को निजात दिलाएंगे और कहीं ना कहीं वो फंडा भी उनका कामयाब होता दिया। उन्होंने जनता की नब्ज को पकड़ा विपक्ष में रहते हुए और जनता की मूलभूत चीजों को उन्होंने उजागर किया और मजबूती के साथ में स्थापित किया और परिवर्तन ला दिया। क्या आज वही परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्योंकि लगातार जिस तरीके से एक उम्मीद जताई जा रही थी, एक कयास लगाए जा रहे थे, तो आपको लग रहा है कि क्या वो परिवर्तन आज देखने को मिलेगा? क्योंकि विपक्ष की भूमिका में तब जब हम बात कर रहे हैं 2014 से पहले की, तब मजबूत भूमिका की स्थिति में भूमिका निभाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने और सत्तासीन हुई, सत्ता पर बैठी और आज दूसरा कालखंड है उसका, मोदी 2.0 कहते हैं उसको, सरकार को। और इसके बाद जिस गति से चल रही है तो विपक्षी खेमे को लगता है क्या वो विपक्षी खेमा वो मजबूत हो पाएगा, वो लगातार क्या वो जागृत हो पाएगा, जिसमें कि विपक्षी खेमे के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम जो आरोप भारतीय जनता पार्टी या तमाम विपक्षी खेमे से जुड़े हुए सवालों को रखा गया, क्या विपक्षी खेमा इतना मजबूत हो पाएगा कि उनकी जवाबदेही को वो सार्वजनिक मंच से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वो हस्तक्षेप कर सके? तो सवाल ये भी उठता है। और लगातार जिस तरीके से एजेंडे को भी लेकर बात हमने देखी, क्योंकि विपक्षी खेमा कहता है कि हमारे एजेंडे को दबाया जा रहा है, हमारे एजेंडे को कुचला जा रहा है, हमारे राजनीतिक क्षेत्र को निस्तानाबूद किया जा रहा है और उसके पीछे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है और लगातार अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है। तो निश्चित ही तौर पर एक सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके खेमे को बिखेरा जा रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर भी बयानबाजी का दौर और अटकलों का दौर जो है वो लगातार चलता रहा है। अटकलें यहां तक लगाई गई कि हमारे किले को ढाने के लिए अब जांच एजेंसियों का प्रयोग किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों पहले हमने छापेमारी देखी, वहां से एक बात आई कि विपक्ष को खत्म करने के लिए अब जांच एजेंसियां हैं, उसमें चाहे वो ईडी हो, चाहे एनआईए हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो कोई भी मतलब जांच एजेंसी हो, उनका प्रयोग किया जा रहा है। प्रयोग नहीं किया जा रहा, माफ कीजिएगा, दुरुपयोग किया जा रहा है। यह शब्द लिया गया विपक्षियों के तरफ से। तो उनका यह कहना था कि विपक्षी खेमा जो है उसको बिखेरने के लिए अब जांच एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है। कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे, एक इत्र कारोबारी के यहाँ छापा पड़ा था। उस इत्र व्यापारी का कनेक्शन जो है वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से जुड़ता हुआ दिखाया गया था। कितना जुड़ा ये स्पष्ट तौर पर जाहिर नहीं हुआ, लेकिन जोड़ता हुआ दिखाया गया था। तो उसमें बयानों का भी दौर शुरू हुआ, वो भी आप लोगों ने देखा, दर्शकों ने देखा।
और विपक्षी खेमे की तरफ से, मतलब अखिलेश यादव की तरफ से बाकायदा उस मुद्दे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जाहिर की गई और उस मुद्दे में यह बात को रखा गया कि समाजवादी इत्र के नाम पर जिस व्यापारी के यहां छापा पड़ा था, वो समाजवादी इत्र उसने कुछ दिन पहले लॉन्च किया था। तो आरोप यह लगाया गया सरकार की तरफ से, मतलब वर्तमान सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तरफ से आरोप लगाया कि देखिए भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है, जनता के मुद्दों के उठाने की बात करते हैं, ये इनके ही नेताओं के घर पर ये काली रकम, मोटी रकम जो है वो बरामद की जा रही है। ये कितने पाक साफ हैं ये भी देखने की जरूरत होनी चाहिए। तो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कई मुद्दों को उठाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उन्होंने मीडिया के साथियों से एक बात का जिक्र किया कि आप हमारी आवाज बनिए। ये भी जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि आप विपक्ष की आवाज को उठाइए जो नहीं उठा रहे। ये तंज था अखिलेश यादव का। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आपकी भूमिका है कहीं ना कहीं वो भी संदिग्ध जो है स्थिति में दिख रही है। यह आरोप लगाया मीडिया बंधुओं पर भी अखिलेश यादव ने, हालांकि उसको नकारा गया और उसकी जो सवाल था उसको लेकर वहां बैठे पत्रकार, कुछ वरिष्ठ पत्रकार साथियों ने बेबाकी से उसका उत्तर भी दिया, लेकिन आरोप लगाया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव का कहना था कि ये जो पूरा जो किया धरा है वो चुनाव को लेकर जो है इस मामले को प्रमुखता दी जा रही है। जो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है उनके किले को ढाने की कोशिश की जा रही है। और हालांकि हमारे कार्यकर्ता जो है वो इतने कमजोर नहीं है कि ये इस तरह की कार्रवाई से डर जाए। अगर भारतीय जनता, ये भी उन्होंने कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई सबूत हो तो सबूत लाकर दिखाएं, तब हम जवाब देंगे। हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। हमारी स्थिति जो है उत्तर प्रदेश में दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है और हम उस दिन की ओर बढ़ रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी को हम निकाल कर फेंक देंगे। ये शब्द थे अखिलेश यादव के। अब हालांकि वो कितने सफल होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन विपक्षी एकता को लेकर उन्होंने कई बार दुहाई दी है। और उसी का घटनाक्रम, जैसा हमने जिक्र किया था शुरुआत के मुद्दे में कि केसीआर से जुड़ा हुआ पूरा एक घटनाक्रम फिर से आ जाता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ में अखिलेश यादव का मिलना, उठना, आश्वासन देना, ये निश्चित ही तौर पर अखिलेश यादव की भूमिका को स्पष्ट करता है कि विपक्ष में उनकी कहीं ना कहीं जरूरत है। क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यानी कि ममता बनर्जी को भी हमने देखा था उनके साथ चुनाव प्रचार में, उनके साथ में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है वो चुनाव प्रचार में उत्तर प्रदेश की सरजमी पर आई थी और अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने जनता से बात की थी। तो अखिलेश यादव की उपयोगिता इस वजह से अनिवार्य हो जाती है कि जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा है, कोई भी स्पष्ट जो है वाक्य निकलकर सामने नहीं आ रहा है, तो ऐसे में ये सवाल उठाना जायज हो जाता है कि ये कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि अखिलेश आए, नीतीश ये चाहते हैं कि जब अखिलेश आएंगे तो अखिलेश के अंदर वो गट्स है जब वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को भी अपने पाले में ला सकते हैं, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। और पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है उसका एक पैमाना अलग है, फिर कभी इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आज जब हम इस बात को उठा रहे हैं जिसमें केसीआर का वो नेतृत्व शामिल था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम विपक्षी एकता बनेंगे, हम एक विपक्षी ताकत को जन्म देंगे और हम अपनी विपक्षी एकता से भारतीय जनता पार्टी के किले को ढा देंगे। दूसरा पहलू वो था जब वंशवाद की राजनीति को लेकर जो है प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक मंच से जो विपक्षी सरकार है उन पर तंज कसा। एक प्रधानमंत्री मोदी का और वीडियो है, वो संसद भवन का है, हम चाहेंगे कि दर्शकों तक वो वीडियो भी पहुंचे। साथियों, भारत एक संवैधानिक लोकतांत्रिक परंपरा है। राजनीतिक दलों का अपना एक अहम महत्व है और राजनीतिक दल भी हमारी संविधान की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रमुख माध्यम है। लेकिन संविधान की भावना को भी चोट पहुंची है। संविधान के एक एक धारा को भी चोट पहुंची है जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैं। जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हो
वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं। आज देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। संविधान हमें जो कहता है उसके विपरीत है। और जब मैं ये कहता हूं कि पारिवारिक पार्टियां, इसका मतलब मैं ये नहीं करता हूं कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में ना आए। जी नहीं, योग्यता के आधार पर, जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से एक से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। और आज संविधान के दिवस पर संविधान में विश्वास करने वाले, संविधान को समझने वाले, संविधान को समर्पित सभी देशवासियों से मैं आग्रह करूंगा कि देश में एक जागरूकता लाने की आवश्यकता है। जापान में एक प्रयोग हुआ था। जापान में देखा गया कि कुछ ही पॉलिटिकल फैमिली ही व्यवस्था में चल रहे हैं, तो किसी ने बीड़ा उठाया था कि वो नागरिकों को तैयार करेंगे और पॉलिटिकल फैमिली के बाहर के लोग निर्णय प्रक्रिया में कैसे आए। और बड़ी सफलतापूर्वक 30-40 साल लगे, लेकिन करना पड़ा। लोकतंत्र को समृद्ध करने के लिए हमें भी हमारे देश में ऐसी चीजों की ओर जाने की आवश्यकता है, चिंता करने की आवश्यकता है। तो आपने सुना कि किस तरीके से संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री का वो भाषण है जिसमें उन्होंने परिवारवाद को लेकर तंज कसा था, और उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसे राज्यों में ऐसे दल हैं जो परिवारवाद के लिए काम करते हैं, वहां भ्रष्टाचार भी होता है, मगर उसे वंशवाद की आड़ में छिपा दिया जाता है। ऐसे लोग संसद से लेकर स्थानीय निकाय तक अपना प्रभुत्व बनाए रखने का लगातार प्रयास करते हैं। तो मतलब साफ है कि किस तरीके से 15 अगस्त का वो उद्बोधन, जब उन्होंने लाल किले की प्राचीर से उद्बोधन दिया, संविधान दिवस का वो दिन जब उन्होंने संसद पर परिवारवाद पर निशाना साधा, और कई मर्तबा हमने वो दृश्य देखा है जब वंशवाद को लेकर, राजनीति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कटाक्ष किया है। तो स्पष्ट तरीके से संदेश देने की कोशिश है कि जो है परिवारवाद को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, वंशवाद नहीं करेंगे। लेकिन इसी का दूसरा पहलू है, अगर भारतीय विपक्ष, जो भारतीय खेमा इस समय विपक्ष की भूमिका में है, उसमें कई राजनीतिक ऐसे दल हैं जो परिवार से जुड़े हुए हैं या परिवार की पीढ़ियों से जो है लगातार उनमें कोई ना कोई कार्यकर्ता उनसे आगे बढ़ता रहा है। और उसमें सबसे बड़े दल की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से परिवर्तन का दौर जारी है, लगातार जिस तरीके से विपक्षी खेमे को ये लगता है कि उसकी आवाज दबाई जा रही है, तो हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है कि विपक्ष के हर उस मुद्दे को शामिल करना जिसमें विपक्षी आवाज की एकता को मजबूत किया जा सके।
बिखरा विपक्ष भाजपा के लिए कितना फायदेमंद होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और मजबूत विपक्ष भाजपा के लिए कितना नुकसानदेह होगा, इस पर भी हम बात करेंगे आने वाले अपने प्रोग्राम में। और लगातार विपक्ष की आवाज को लेकर हम नए नए उनकी संवादों से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएंगे और जनता तक उनकी आवाज पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि जनता तक विपक्ष की जो मंशा है, जो विपक्ष की आवाज है, जो विपक्ष की बात है या विपक्ष से जुड़े वो मुद्दे हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं, जो खत्म होने की कगार पर और विपक्षी खेमे के द्वारा कहा जा रहा है कि हमको हाशिए की तरफ ढकेला जा रहा है, हम उन मुद्दों को लेकर आपके सामने इस प्रोग्राम के माध्यम से आते रहेंगे। तो फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अपने इस खास प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।